नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है ये साल हम सभी के लिए स्मार्ट निवेश, शानदार रिटर्न और स्थिर वित्तीय विकास लेकर आए। बिल्कुल, सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए साल की शुरुआत करते हैं कुछ बेहद दिलचस्प जानकारियों के साथ। हमारे पास आज भारतीय कॉरपोरेट और बाजार से जुड़ी कई खबरें हैं। हाँ, और आज हम इन बिखरी हुई जानकारियों को एक साथ जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि दिसंबर 2025 के ये आंकड़े नए साल के लिए क्या संकेत दे रहे हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑटो सेक्टर की, जहां दिसंबर के बिक्री के आंकड़े मतलब कमाल के हैं। ऐसा लगता है साल का अंत धमाकेदार हुआ है। धमाकेदार से भी बढ़कर मारुति सुजुकी ने ही दिसंबर 2025 में 2,17,000 से ज्यादा गाड़ियां बेची। और ये पिछले साल के मुकाबले 22% ज्यादा है। इतना ही नहीं, उनके पास अभी भी 1,75,000 गाड़ियों की बुकिंग पेंडिंग पड़ी है। ये तो जबरदस्त डिमांड है। सही बात है। और ये सिर्फ मारुति की कहानी नहीं है। टाटा मोटर्स को देखिए, उनके पैसेंजर वाहनों की बिक्री 14% बढ़ी। और कमर्शियल वाहनों में तो 25% का उछाल है। हाँ, और कमर्शियल वाहनों की बिक्री बढ़ना इकोनॉमी के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन होता है। इसका मतलब है कि कारोबार बढ़ रहा है, माल की ढुलाई बढ़ रही है। लेकिन इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे क्या कोई खास वजह है, या ये सिर्फ त्योहारी सीजन का असर है? देखिए, त्योहारी सीजन का असर तो है, लेकिन एक और बड़ा फैक्टर है। सरकार ने जो जीएसटी दरों में कटौती की थी। अच्छा, वो छोटी कारों और एसयूवीज पर। हाँ, बिल्कुल। छोटी कारों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% और एसयूवीज पर लगभग 50% से 40% किया गया था। उसका एक बड़ा असर अब हमें साफ साफ दिख रहा है। मतलब ये सिर्फ बिक्री के आंकड़े नहीं, ये उपभोक्ता के भरोसे को भी दिखाते हैं। बिल्कुल, और ये ट्रेंड सिर्फ शहरों तक नहीं है। महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखिए, उनकी कुल ऑटो बिक्री 25% बढ़ी। लेकिन खास बात है ट्रैक्टर की बिक्री। हाँ, उसमें तो 39% की जोरदार वृद्धि है। और ये दिखाता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। अशोक लेलैंड, फोर्स मोटर्स, आइशर मोटर्स, सब में 2 अंकों में वृद्धि है। तो साफ है कि घरेलू खपत का इंजन तो पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। चलिए अब बैंकिंग सेक्टर की ओर बढ़ते हैं। वहां भी Q3 के शुरुआती अपडेट्स काफी मजबूत दिख रहे हैं। हाँ, जब लोग इतनी खरीदारी करेंगे, लोन लेंगे, तो उसका असर तो बैंकिंग पर दिखेगा ही। कई बैंकों ने अपने बिजनेस में अच्छी ग्रोथ दिखाई है। जैसे करूर वैश्य बैंक का कुल बिजनेस 16.29% बढ़ा है। और उनके एडवांसेस में, मतलब जो लोन दिए जाते हैं, उनमें 17% से ज्यादा की ग्रोथ है। ये बहुत अहम है। इसी तरह तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, इंडियन बैंक और साउथ इंडियन बैंक सबने डिपॉजिट और एडवांस में अच्छी खासी वृद्धि दर्ज की है। ये बैंकिंग सेक्टर के स्वास्थ्य के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। जब लोन की मांग बढ़ती है तो ये सीधे सीधे आर्थिक गतिविधियों में तेजी का इशारा होता है। लेकिन क्या इस सेक्टर में सब कुछ सिर्फ ग्रोथ के बारे में ही है, या कुछ और भी चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ और महत्वपूर्ण घटनाएं भी हैं। जैसे एक तरफ तो आईसीआईसीआई बैंक कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम जैसा इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, जो प्रॉपर्टी बेचने वालों को टैक्स बचाने में मदद करेगा। हाँ, तो दूसरी तरफ एचडीएफसी बैंक से जुड़ा एक मामला भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हाँ, मैंने भी पढ़ा था, जहां एक खाता धारक की मृत्यु के 1 साल बाद भी नॉमिनी जो उनकी बेटी थी उनको पैसे ट्रांसफर नहीं किए गए। बिल्कुल, और ये बैंकों की ग्राहक सेवा और उनकी प्रक्रियाओं पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। ग्रोथ के बड़े बड़े आंकड़ों के पीछे आम इंसान का अनुभव कैसा है, ये भी देखना जरूरी है। सही बात है। और वोडाफोन आइडिया पर जो 638 करोड़ की जीएसटी पेनल्टी लगी है, वो भी ये दिखाता है कि बड़ी कंपनियों के लिए रेगुलेटरी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। चलिए अब कुछ भविष्य की बातें करते हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या चल रहा है? यहाँ भी काफी कुछ हो रहा है, और ये खबरें दिखाती हैं कि आने वाले सालों में भारत किधर जा रहा है। सबसे बड़ी खबर तो रेलवे से है। रेल मंत्री ने पुष्टि की है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को शुरू हो जाएगी। हाँ, जिसका पहला रूट गुजरात में सूरत से वापी के बीच 100 किलोमीटर का होगा। ये एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर माइलस्टोन होगा। और कम्युनिकेशन में बीएसएनएल ने अपनी वॉइस ओवर वाईफाई सर्विस पूरे देश में लॉन्च कर दी है। वो वाईफाई, हाँ, इसका मतलब है कि जहां मोबाइल सिग्नल कमजोर हैं, वहां वाईफाई पर बिना किसी ऐप के कॉल की जा सकेगी। ये एक बहुत प्रैक्टिकल सुविधा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई में क्या हो रहा है? एआई में भी एक दिलचस्प हलचल है। अवेंस टेक्नोलॉजीज हैदराबाद की एक एआई कंपनी पुष्पक एआई का अधिग्रहण कर रही है। अच्छा, ये कोई बड़ी डील है? नहीं, डील बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इसका महत्व सांकेतिक है। यह बताता है कि छोटी कंपनियां भी एआई के इस बढ़ते बाजार में अपनी जगह बना रही हैं। लेकिन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए 2025 थोड़ा ठंडा रहा है ना? हाँ, ये एक चिंता की बात है।
भारत में 2025 में सिर्फ 5 नए यूनिकॉर्न बने, जो पिछले साल से 17% कम है। तो ये फंडिंग की कमी का नतीजा है? बिल्कुल, ये फंडिंग की कमी और वैश्विक चुनौतियों का सीधा असर है। इसीलिए 2026 में सबकी नजरें फ्लिपकार्ट, फोनपे और ओला जैसे बड़े आईपीओस पर रहेंगी। उनकी सफलता बाजार में एक नया जोश भर सकती है। कॉर्पोरेट जगत में भी नए साल की शुरुआत बड़े सौदों और फैसलों से हुई है। हाँ, खासकर फार्मा सेक्टर में तो काफी एक्शन दिख रहा है। औरोबिंदो फार्मा ने खंडेवाल लेबोरेटरीज का नॉन ऑन्कोलॉजी बिजनेस 3,250 करोड़ रुपए में खरीदा है। ये एक बड़ी डील है। और कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज ने भी 10 अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स का अधिग्रहण किया है। कंपनियां अपना पोर्टफोलियो मजबूत कर रही हैं। और वेट लॉस दवाओं से जुड़ी खबर भी काफी दिलचस्प है। बहुत दिलचस्प। 2025 में माउंजारो जैसी दवाओं की जबरदस्त बिक्री हुई और अब 2026 में जब सेमाग्लूटाइड का पेटेंट खत्म होगा तो 10 से 15 भारतीय कंपनियों के बाजार में आने की उम्मीद है। और इससे कीमतें 50% तक कम हो सकती हैं। हाँ, ये मरीजों के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी, लेकिन इसी बीच कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे डॉक्टर रेड्डी को जो यूएस एफडीए से लेटर मिला है। बिल्कुल, उन्हें अपने एक बायोसिमुलर के लिए कंप्लीट रिस्पांस लेटर मिला है, जिसका मतलब है कि इसे अभी मंजूरी नहीं मिली है। ये दिखाता है कि अमेरिकी बाजार में घुसना कितना मुश्किल है। और एक और बड़ी कंपनी आईटीसी के लिए भी खबर अच्छी नहीं है। हाँ, सरकार ने सिगरेट पर नया एक्साइज टैक्स लगाया है, जो 1 फरवरी से लागू होगा। इस खबर के बाद तो आईटीसी का शेयर 52 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गया। नहीं था। विश्लेषकों का मानना है कि इससे सिगरेट की कीमतों में 15 से 20% की बढ़ोतरी हो सकती है। अंत में ये देखना भी दिलचस्प है कि आम उपभोक्ता क्या कर रहा था, खासकर नए साल के जश्न के दौरान। हाँ, ये आंकड़े हमें जमीनी हकीकत बताते हैं। ज़ोमैटो और ब्लिंकिट ने 31 दिसंबर को रिकॉर्ड 75 लाख ऑर्डर डिलीवर किए। ये एक अविश्वसनीय नंबर है और ये तब हुआ जब गिग वर्कर्स ने हड़ताल का आह्वान किया था, जिसका ज्यादा असर नहीं दिखा। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी अब सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हमारे जश्न मनाने का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। स्विगी के डेटा से भी पता चला कि नए साल की शाम को सबसे ज्यादा ऑर्डर बिरयानी के थे और अंगूर का ट्रेंड भी था। हाँ, वो एक स्पेनिश परंपरा की वजह से वायरल हो गया। लेकिन इस रिकॉर्ड बिक्री के पीछे एक और कहानी भी है, वो है गिग वर्कर्स की। मतलब एक तरफ कंपनियां रिकॉर्ड बना रही हैं और दूसरी तरफ वर्कर्स बेहतर वेतन और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, ये गिग इकोनॉमी के मॉडल पर एक बड़ी बहस को जन्म देता है, जो 2026 में और तेज होगी। तो इन सब का बाजार के ओवरऑल सेंटीमेंट पर क्या असर रहा? साल का पहला दिन कैसा था? साल का पहला दिन भी मिला जुला ही रहा। सेंसेक्स थोड़ा नीचे बंद हुआ, जबकि निफ्टी में हल्की बढ़त रही। आईटीसी के शेयर में गिरावट का असर दिखा होगा। हाँ, उसका असर दिखा। लेकिन यूबीएस जैसी वेल्थ मैनेजमेंट फर्म का अनुमान है कि 2026 के अंत तक निफ्टी 30,000 के स्तर तक पहुंच सकता है। यानी यहाँ से लगभग 10% की ग्रोथ। बिल्कुल, तो बड़े निवेशक अभी भी भारतीय बाजार को लेकर आशावादी हैं। तो आज हमने देखा कि नया साल भारतीय बाजार के लिए एक मिली-जुली तस्वीर लेकर आया है। ऑटो और बैंकिंग जैसे घरेलू सेक्टर में जबरदस्त मजबूती है। हाँ, लेकिन वहीं स्टार्टअप फंडिंग और कुछ रेगुलेटरी चुनौतियों जैसी चिंताएं भी हैं। तो इन सभी स्रोतों को एक साथ देखने पर एक बड़ा सवाल उठता है। एक तरफ रिकॉर्ड बिक्री और बढ़ती घरेलू खपत है, जो भारत की आंतरिक शक्ति को दिखाती है। और दूसरी तरफ स्टार्टअप फंडिंग में वैश्विक मंदी का असर, यूनिकॉर्न की घटती संख्या और रेगुलेटरी चुनौतियां हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या 2026 में भारत की ये मजबूत घरेलू मांग उसे संभावित वैश्विक आर्थिक झटकों और अनिश्चितताओं से बचाने के लिए काफी होगी? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले महीनों में मिलेगा। क्या हमारा घरेलू इंजन अकेले दम पर पूरी अर्थव्यवस्था की गाड़ी को खींच पाएगा? ये देखना होगा।